students, welcome to the session of Arhant Padhaku. I'm your maths mentor Zoha Khana. Students, आज हम रिवाइज करेंगे अपना पूरा सिलेबस जो हमारा टर्म 1 में आने वाला है, ठीक है. सो दिस सेशन इज बेसिकली अ क्विक रिविजन ऑफ योर टर्म 1 मैथमेटिक्स सिलेबस. ओके, हम इसमें बेसिक मैथमेटिक्स भी डिस्कस करेंगे, हम स्टैंडर्ड भी डिस्कस करेंगे. आप समझ लीजिए जितना भी आपने अभी तक हम लोगों ने डिटेल्ड में पढ़ रखा है, ओके, जो भी हम लोगों ने डिटेल्ड में लास्ट 2-3 मंथ्स में कवर किया है अरिहंत के प्लेटफॉर्म पे, उसका आज हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं. यानी कि जिन बच्चों के पास अभी टाइम नहीं है, जिन्होंने पुराना अभी नहीं देखे हैं, कुछ वीडियोस नहीं देख पाए हैं, अगर वो ये सेशन देख लेते हैं, ये सेशन 2 पार्ट्स में होने वाला है. आज ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा. अगर आप इन दोनों पार्ट्स को देख लेते हो तो आपका पूरा टर्म 1 रिवाइज हो जाएगा. ओके, एंड आई कैन गारंटी कि इससे बाहर आपके करिकुलम में कुछ भी नहीं है. ये पूरा आपका रिवाइज्ड करिकुलम पे बेस्ड है, तो सारे टॉपिक्स का रिवीजन भी होगा, प्लस हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा कि आपका करंट पैटर्न है उसके हिसाब से क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. So the first chapter I have taken is real numbers. Okay, हम आज पहला चैप्टर, बिकॉज टर्म 1 आपके 8 चैप्टर्स को इंक्लूड करता है. So 4 चैप्टर्स आज के पार्ट में एंड 4 चैप्टर्स इन द नेक्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स. सो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो हमें पता होना चाहिए. फर्स्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ओके, क्या कहती है थ्योरम? ये थ्योरम हमारी ये बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, नाउ व्हाट इज कंपोजिट नंबर? आपको पता होगा कंपोजिट नंबर कौन होता है? जिनके फैक्टर्स 3 या 3 से ज़्यादा हों. ओके, so every number which has factors greater than 3 is composite. And if I ask you which is the smallest composite number, so smallest composite number is 4, right? सो हाँ, थ्योरम का कहना है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, और सभी कंपोजिट नंबर के अपने यूनिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेसेस. मतलब प्लेसेस को ध्यान में नहीं देना है. ऐसा नहीं कि 2 की प्लेस चेंज हो गई, 2 की जगह 3 आ गया तो वो उसका यूनिक पैटर्न हो गया. नो, नॉट लाइक दैट. हम डिफरेंट कंपोजिट नंबर्स लाइक 4 का अपना एक फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा. 12 का अपने प्राइम फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है. 21 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, उसके प्राइम फैक्टर्स का अपना कॉम्बिनेशन है. सो एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड बेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल इज 36. ठीक है, हमने 36 के प्राइम फैक्टर्स निकाले. अब देखिए दोनों तरीके सही हैं, कोई इस तरीके से निकालेगा, कोई इस तरीके से निकालेगा. बोथ द मेथड्स आर राइट. सेम प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ठीक है, और इनकी जगह बदल रही है. तो मैंने अभी आपको बताया कि हमें जगह मैटर नहीं करती, ठीक है, उनके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं ये मैटर करता है, ठीक है. सो 36 आपके 2 और 3 के प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इनके फैक्टर के प्लेसेस मैटर नहीं करते हैं, ठीक है. सो दिस व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक concludes. Next important point, students, let p be a prime number if p divides a square, then p divides a, where is a positive integer. So ये आपसे थ्योरम क्या कह रहा है? This is also a part of fundamental theorem. और ये आपसे पार्ट कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, देन वो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर 3 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, ये एक प्राइम नंबर है. 6 आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है. तो अगर 3 आपके 6 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 36 को डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब 3 6 को भी डिवाइड कर, विच इज़ ट्रू. आप 3 को 6 से डिवाइड करो, 2 आपके पास आएगा क्वेश्चन. सिमिलरली आपका 3 36 को भी डिवाइड करता है 12 टाइम्स. ओके, सो कहने का मतलब है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है. ओके, सो based on this we have a multiple choice question that can come in your examination. So according to the fundamental theorem of arithmetic, if t, a prime number, divides b square, b whether b is greater than 0, b is greater than 0 का मतलब क्या हो गया कि b आपका पॉजिटिव इंटीजर है, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सो फर्स्ट इज कि t डिवाइड्स b, सेकेंड इज b डिवाइड्स t, थर्ड इज t स्क्वायर डिवाइड्स b स्क्वायर,
एंड द फोर्थ इज बी स्क्वायर डिवाइड्स टी स्क्वायर। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है देन उस नंबर को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि टी डिवाइड्स बी, ठीक है, बिकॉज टी डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो टी डिवाइड्स बी। फाइनल चेक कर लेते हैं। सो द फाइनल आंसर इज 1. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, so next is another point that for any two positive integers a and b, HCF of those two numbers and LCM of those two numbers is equal to the product of those two numbers. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन आपका फॉर्मूला है या कॉमन आपके थ्योरम है, और जिन्होंने लास्ट जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा होगा इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस थ्योरम पे बेस्ड आए हैं। ओके, तो थ्योरम क्या कहती है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है जिनका HCF और LCM हमने निकाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसीडर टू नंबर्स 36 एंड 56 देन द HCF इज 4, ठीक है, और LCM इन दोनों नंबर का 504 हो जाएगा। तो अब हम इस फॉर्मूले को क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, वेदर इट इज़ राइट और नॉट। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया। ठीक है, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। सो ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, यानी कि LCM और HCF का प्रोडक्ट निकालिए। आप क्या देख रहे हो, LCM और HCF का प्रोडक्ट के नंबर्स के बराबर आ रहा है। ओके, सो हमने क्या देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों को सॉल्व करने पे आपको सेम आंसर मिल रहा है, चाहे आप प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स निकालो, चाहे आप LCM HCF का प्रोडक्ट निकालो। यही तो हमें करना होता है वेरिफिकेशन में, दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, सो ये फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इस पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन बन सकता है। सो दिस इज अ क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, देयर LCM विल बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नंबर्स का HCF 18 है और उनका प्रोडक्ट, यानी कि वो जो दो नंबर है ना, A और B अगर नंबर है तो A और B का प्रोडक्ट ये है, तो LCM क्या होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देख लीजिए, 420, 600, 720 एंड 800। अब आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है। क्या होता है फॉर्मूला, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। ठीक है, सो HCF इज 18, LCM you have to find out and the product is 12960. Now what you have to do, आप इसको यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि राइट हैंड साइड ले आए तो आपका 18 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 9 से कर ले, सो 9 to 18, ये आपका क्या हो जाएगा, 9, 9 4 36, 9 4 36 0, ये आपका क्या हो गया, 720। सो व्हाट इज द LCM ऑफ दोज टू नंबर्स, सो द LCM इज 720, ऑप्शन नंबर सी। ओके, फाइनल आंसर देख लें, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं LCM ही पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे HCF पूछ लिया जाए, हो सकता है दोनों में से कोई एक नंबर पूछ लिया जाए, HCF LCM दोनों दिया हो। ओके, सो 4 में से कोई भी 3 चीज़ें आपको दी जा सकती हैं और 4th आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इफ़ x इज़ अ रैशनल नंबर, ओके, बिकॉज p बाई q के फॉर्म में कौन होता है, रैशनल नंबर, जहाँ पे p और q को प्राइम है। ठीक है, देन p हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, तो हमें ये भी पता है कि ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग है। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा q का, यानी कि डिनोमिनेटर का, वो किसके फॉर्म में होगा, 2 की पावर m और 5 के पावर n की फॉर्म में होगी, जहाँ पे m और n दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। कीप दिस इन माइंड, पावर नेगेटिव नहीं होनी है, पावर आपकी पॉजिटिव रहनी है। ठीक है, सो क्या कंडीशन दी गई कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है किसी रैशनल नंबर का, तो उसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 की पावर्स में ही होंगे और पावर्स पॉजिटिव होंगी। ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी हैव 1/40। ओके, अब आप 40 के अगर, यानी कि कंडीशन के हिसाब से 40 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो क्या हो जाएंगे, 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, सो आप देख रहे हो 2 और 5 की पावर में है 1/40। अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि 40 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की और 5 की पावर्स में और दोनों की पावर्स पॉजिटिव है। ठीक है,
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इफ इट इज़ एक्स इज अ रैशनल नंबर बट उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में नहीं है, तो जो एक्स का जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. ओके क्या होगा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. कीप दिस इन माइंड कि अगर रैशनल नंबर दिया है और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर के 2 और 5 की पावर्स में नहीं आ रहे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. नॉन रिपीटिंग का कोई केस नहीं आया, नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ रिपीटिंग का केस आया. बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो आपका रैशनल होता ही नहीं है, वो इरैशनल में चला जाता है. ठीक है, सो 2 केसेस ही पॉसिबल है रैशनल नंबर के लिए. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 1/21. क्यों? क्योंकि जब आप 21 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो ये आएगा 3 और 7, ना ही 3 और 7 2 और 5 की पावर्स में नहीं है. ठीक है, 2 इज़ अ डिफरेंट नंबर, 3 इज़ अ डिफरेंट नंबर. सो 1/21 विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके लेट्स सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. द नंबर पाई इज, पाई कैसा नंबर है? इट इज़ अ नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और रैशनल और इरैशनल. अभी मैंने आपको बताया कि रैशनल और इरैशनल में फ़र्क क्या है. रैशनल के साथ सिर्फ 2 कंडीशन लग सकती है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. और इरैशनल क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग भी होता है. ठीक है, अब हम पाई के बारे में क्या जानते हैं. हमें ये पता है कि जो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम यूज़ करते हैं वो 3.14 होती है. बट क्या ये इसकी पूरी वैल्यू है? नहीं. हमें पता है कि इसके आगे बहुत सारे डिजिट्स होती हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो वैल्यू है पाई की वो नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, यानी कि इसका जो एक्सपेंशन है वो कहीं पे भी रुकता नहीं है. ठीक है, डेसिमल के बाद इट इज़ नॉट स्टॉपिंग. एज वेल एज कोई भी डिजिट्स जो है वो पर्टिकुलर इंटरवल्स पे रिपीट नहीं हो रही है. ठीक है, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग भी है. ठीक है, तो ये कंडीशन किसके साथ होती है स्टूडेंट्स? ये कंडीशन सिर्फ इरैशनल नंबर के साथ होती है. ठीक है ना, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी क्लियर करूँगी कि पाई की कभी कभार वैल्यू हम फ्रैक्शन में भी लेते हैं, जो कि क्या होती है 22/7. अगर हम यहाँ से देखें तो ये तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमने पाई को किस फॉर्म में लिख दिया, हमने पाई को लिख दिया p/q के फॉर्म में. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. ठीक है, पाई आपका रैशनल नहीं, पाई इरैशनल है. लेकिन हाँ, ये जो 22/7 है ये आपका रैशनल है. ठीक है, क्यों रैशनल है? बिकॉज 22 देखिए हर जगह 3.14 डेसिमल वैल्यू रखने से आपका जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो जाता है, डिफ़िकल्ट भी हो जाता है ना. तो जस्ट टू मेक द क्वेश्चंस ईजी, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन ईजी, हमने क्या किया, हमने एक अप्रॉक्सीमेट फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले ली. ठीक है, तो इस फ्रैक्शन की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो समवेयर 3.14 आती है. ठीक है, बट ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है. 3.14 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि हम इस फ्रैक्शन को यूज़ करके एक कैलकुलेशन को ईजी बना सके. ठीक है, सो स्पेसिफिकली इसीलिए कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है कि आपको पाई 22/7 ही रखना है या आपको पाई 3.14 ही रखना है. ठीक है, वजह यही है कि पाई के जो रियल वैल्यू है, पाई एक इरैशनल है, लेकिन ये जो हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के रखी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फ्रैक्शन में, ये एक रैशनल नंबर है. ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाए 22/7 तो आप आंसर देंगे कि वो रैशनल है. लेकिन जब आपसे स्पेसिफिकली 5 पूछा जाएगा तब आप आंसर देंगे कि ये इरैशनल है. ओके, चलिए फाइनल आंसर देख लें. सो फाइनल आंसर विद एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू. करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन दैट पाई -22/7. अब आपको अब बताइए कि ये क्या होगा. तो पहला ऑप्शन है कि रैशनल होगा, दूसरा इरैशनल, तीसरा प्राइम होगा, चौथा इवन नंबर होगा. तो अभी आपने देखा कि जो पाई है वो इरैशनल है. ठीक है, सो इरैशनल से हम क्या कर रहे हैं, एक रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. आंसर क्या आएगा? आंसर आपका इरैशनल ही आएगा. ठीक है, नॉट कीप दिस इन माइंड कि इरैशनल से अगर आप रैशनल को मल्टीप्लाई करोगे तभी आंसर इरैशनल होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी इरैशनल होगा, ऐड करोगे देन ऑल्सो यू विल हैव इरैशनल नंबर.
ठीक है। सो माइनस प्लस मल्टीप्लाई वटेवर, अगर आप किसी रैशनल को इरैशनल से कुछ भी कर रहे हो तो आंसर हमेशा इरैशनल आना है, ठीक है। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन देख लें कि डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल। ओके, next what we have another question. The decimal expansion of 147 upon 120 will terminate after how many places of decimal? So this is again an important question which is asked in many sample papers as well as previous examinations also, कि अगर 147 upon 120 आपको बता दिया गया कि ये है टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो अब आप हमें ये बताएं कि ये कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अपना ट्रेडिशनल मेथड नहीं इस्तेमाल करना है कि आप डिवाइड करने बैठ जाओ, नहीं। आपको जो टर्मिनेटिंग की कंडीशन होगी याद, कि क्या कंडीशन है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लें? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें, ठीक है। अब हम यहीं पे निकालते हैं, हम इसके लिए कुछ अलग नहीं करेंगे। देखिए 10 मल्टीप्लाई 12 कर लें, ठीक है। अब 10 को ब्रेक कर लीजिए, 12 को ब्रेक कर लीजिए। 10 का क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 5। 12 का क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। सो क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके? ये आ गया आपका 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। ना अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि मैम यहाँ तो 3 आ गया, तो क्वेश्चन ने ये क्यों बोला कि ये टर्मिनेट हो जाएगा? बिकॉज 3 आने पे तो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। बट स्टूडेंट आप ये चेक करो कि क्या ये जो फ्रैक्शन दिया था ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में था? नहीं था, ठीक है। अगर आप देखो तो इस 3 से आप ऊपर वाले को डिवाइड कर सकते हो, यानी कि अगर आपने 3 से पहले ही डिवाइड कर लिया होता तो ये आपका होता 49, ओके, ये आपका होता 49 अपॉन 40, ठीक है। तो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म में होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। सो यानी कि अब हमें किसके फैक्टर्स निकालने थे? अब हमें खाली 40 के फैक्टर्स निकालने थे, ठीक है। सो 40 के फैक्टर्स क्या हो जाते? 4 इंटू 10। इसका मतलब अब आपका ये 3 नहीं आता, ठीक है। तो अब तो हो गया ना टर्मिनेटिंग, ठीक। नाउ द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आर 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 5। अब इसी में से हमें पता चल जाएगा कि कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। तो दो जिसकी पावर 2 और 5 में जिसकी भी पावर हाईएस्ट होगी उतने ही डिजिट्स बाद टर्मिनेट होगा। यानी कि कितनी हाईएस्ट पावर है? हाईएस्ट पावर है 2 की, जो कि है 3। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगी और आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज 1, सेकेंड इज 2, थर्ड इज 3 एंड फोर्थ इज 4, यानी कि विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, 3 डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर देख लें, ऑप्शन नंबर सी। ओके, now next, what will be the least possible number of planks if 3 pieces of timber this and this long have to be divided into the planks of same length, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपके पास 3 अलग अलग डायमेंशंस के टिम्बर हैं, ठीक है। तो आपके कितने पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स बन जाए अगर आप सेम लेंथ के प्लैंक्स को एक साथ रखते हो, डिवाइड करते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि टिम्बर क्या, एक बड़ा सा लकड़ी का पीस है, ठीक है। इससे आपको पटरे बनाने हैं, ठीक है। तो जो 42 मीटर में कितने पटरे बन जाएंगे? 49 मीटर के अगर आप सेम लेंथ कोई डिसाइड कर लेते हो तो उसके कितने पटरे बन जाएंगे? 63 मीटर में कितने पटरे बन जाएंगे, ठीक है। तो पटरे की जो लेंथ है, यानी कि प्लांट की लेंथ जो है वो कॉमन है सारे टिम्बर्स के लिए, लेकिन उस कॉमन लेंथ में इस टिम्बर में कितने प्लैंक्स बन रहे हैं, इस टिम्बर में कितने प्लैंक्स बन रहे हैं, इस टिम्बर में कितने, ये आपको फाइन। तो नंबर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि प्लैंक की लेंथ क्या है। प्लैंक की लेंथ पता होगी, डिवाइड करके नंबर पता चल रहा है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ प्लैंक क्या होगी। तो अब आप देख रहे हो लेंथ ऑफ प्लैंक शुड बी कॉमन। अब कॉमन के लिए हम क्या निकालेंगे? जाहिर है आप क्या निकाल लोगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, यानी कि आपको ऐसी लेंथ निकालनी है ना जिसमें 42 मीटर के भी एग्जैक्टली मतलब पूरा डिविजिबल बन जाए, पूरा डिवाइड हो जाए और एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स आए। भाई डेसिमल या फ्रैक्शन में तो प्लैंक नहीं निकाल सकते ना, नंबर कभी फ्रैक्शन या डेसिमल में तो आएगा नहीं। भाई पटरे बना रहे हैं तो एग्जैक्ट नंबर कुछ नंबर होगा, फ्रैक्शन में तो नहीं आंसर आ सकता। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ पे आपको कुछ कॉमन निकालना है, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। सो ये एक हिंट है कि आपको कॉमन निकालना है, सो यू हैव टू फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42
49 एंड 63। सो जब आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे आपको मिलेगा आंसर क्या, 7। ठीक है, चेक कर लो, 7 6 42, 7 7 49, 7 9 63। कि 7 मीटर का आपको क्या करना है, आपने डिसाइड कर लिया कि इतने मीटर का प्लैंक रखेंगे हम। ठीक है, लेंथ ऑफ प्लैंक क्या हो गई, 7 मीटर। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कंक्लूड कर लिया, क्या निकाल लिया, दैट लेंथ ऑफ प्लैंक इज 7 मीटर। अब हमें निकालना है कि अगर हमारा टिम्बर जो है वो 42 मीटर का है तो इस 42 मीटर में कितने प्लैंक्स बन सकते हैं। तो 7 मीटर से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि कितने प्लैंक्स बन सकते हैं, 6 प्लैंक इसमें निकल आएंगे। ठीक, सिमिलरली अगर आपका टिम्बर 49 मीटर का है और 7 मीटर का एक प्लैंक बनाना, तो कितने प्लैंक बनेंगे 49 में, 7 प्लैंक्स बन जाएंगे, राइट। सिमिलरली 63 मीटर में अगर आपको 7 मीटर का एक एक प्लैंक बनाना है तो कितने बन जाएंगे, 9 प्लैंक्स बन जाएंगे। ठीक है, सो ऑल टोटल जो आपके नंबर ऑफ प्लैंक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके हो गए 6 + 7 + 9। ठीक है, ये कितना हो गया, 22। सो 22 नंबर ऑफ प्लैंक्स बनेंगे पूरे आपके तीनों टिम्बर में से। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। सो फर्स्ट इज 5, सेकेंड इज 6, थर्ड इज 7 एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तो क्या आपका 22 है, नहीं है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, नन ऑफ दीज ऑप्शन सही है। ठीक है, अब कंफ्यूज ये मत करना कि HCF निकाल के यहाँ पे 7 टिक कर दिया, वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, 7 आपका डायमेंशन आ रहा है, नंबर में आपकी यूनिट्स नहीं होती है ना। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो ये आपका फाइनल ऑप्शन 4 विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपको इरेज कर देती हूँ। सो आपका 4th ऑप्शन सही है और ये आपका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट जो आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड थे। फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो भी हमने डिस्कस कर ली। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीटली रिवाइज्ड हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे विच इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज zeros of polynomial are the values of the variable in a polynomial equation। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जीरो होते हैं, हम कहते हैं ना जीरोस निकालो, इस इक्वेशन के जीरोस निकालो। सो क्या है, हमें उस इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने और वो सोल्यूशन उस पर्टिकुलर इक्वेशन के जीरोस होते हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि जो सोल्यूशन की वैल्यू है ना, जो वैल्यू आती है दैट x = -2 -3 वटेवर, ये जो वैल्यू है इनका पॉलिनोमियल चैप्टर में एक नाम रख दिया गया है, वैल्यू बदल के हम इनको क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। ओके, अब फॉर एन इंस्टेंस दैट आपके लिए एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो ये आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब आप क्या करेंगे, आप इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को आप 4 टर्म्स में चेंज करोगे। टर्म्स कैसे, प्लस माइनस से टर्म्स बनते हैं। सो आपको ऐसे 4 टर्म्स में चेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 8 और 3 को 24 जो आएगा वो ऐड करने पे कुछ ऐसा, मतलब ऐसे 2 टर्म्स चाहिए कि प्लस माइनस करने पे 14 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 24, बिकॉज 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, ये तो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें 4 टर्म्स में स्प्लिट करना है। चलिए हमने स्प्लिट भी कर लिया, हमने फैक्टर्स बना लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें से कॉमन करने, फैक्टर्स कॉमन लेने और स्प्लिट करके। ठीक है, तो जो हमारे स्प्लिट फैक्टर्स बने वो ये बने। ठीक, अब यहाँ से आपकी x की 2 वैल्यूज़ आ गई, क्या, एक आई -2/3, दूसरी आई -4। तो ये जो वैल्यूज़ हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में हम इनको कहेंगे ज़ीरोज़। ठीक है, समझ गए, आई होप अब क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं समझने के लिए बचा है कि बस वैल्यू को बदल के नाम रख दिया गया है पॉलिनोमियल चैप्टर में ज़ीरोज़, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के, ये डिपेंड करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि जो डिग्री होगी इक्वेशन की उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, कहने का मतलब अगर इक्वेशन के n डिग्री है तो उसके n ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, यानी कि अगर इक्वेशन आपकी लीनियर हुई, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें डिग्री 1 हो, राइट। तो लीनियर इक्वेशन के यानी डिग्री 1 वाले इक्वेशन के कितने ज़ीरो होंगे, 1 ज़ीरो होंगे, यानी कि आंसर क्या 1 आएगा।
जाहिर है लीनियर इक्वेशन यानी कि मान लीजिए आपकी लीनियर इक्वेशन है x+2 = 0, तो यहाँ से आपका क्या आंसर आया, यहाँ से आपका -2 एक ही तो आंसर आया ना। तो ये कहने का मतलब है कि अगर डिग्री 1 है इक्वेशन की यानी कि डिग्री 1 लीनियर इक्वेशन, तो आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट, अगर इक्वेशन की डिग्री 2 है जिसका नाम होता है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के कितने ज़ीरोज़ आएंगे, क्वाड्रेटिक में आपके 2 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल चैप्टर में जो आपके क्लास 10th है ना, इसमें आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक और लीनियर ही पढ़ना है। थर्ड वाला जो है, जो हम जिसको हम क्यूबिक कहते हैं, देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री 3, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होते हैं, इसके 3, एटमोस्ट 3। एटमोस्ट का मतलब बेटा ये हो जाता है कि हो सकता है 1 आ जाए। ठीक, 1 इन द सेंस कि मान लो सारे फैक्टर्स आपके x-3 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 आ गए। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आया, 3 तो आया, एक ही तो आंसर आया, लेकिन फैक्टर 3 बने थे, 3 टाइम्स बने थे। तो एटमोस्ट लगाने का मतलब ये कि हो सकता है एक ही आंसर आए, या 2 आ जाए या 3 आ जाए, 3 से ज़्यादा नहीं आ सकते, बिकॉज डिग्री जितनी है उतनी ही मैक्सिमम ज़ीरोज़ आ सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर आपके ज़ीरोज़ आ गए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किससे डिफाइन की जाती है, इस जनरल इक्वेशन से, दैट ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन है। सो अगर इसके 2 ज़ीरोज़ आ जाते हैं जिनका अब हमने सिंबल डिसाइड कर लिया अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, क्वाड्रेटिक के कितने ज़ीरो, 2 आते हैं, 2 का हमने सिंबल डिसाइड कर लिया, बिकॉज हमें वैल्यू तो पता नहीं है, कोई एग्जैक्ट इक्वेशन तो दी नहीं गई है आपको, तो हमने डिसाइड कर लिया कि अल्फ़ा और बीटा 2 हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ है। ठीक है, सो यहाँ से जो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा वो फाइंड आउट करने के लिए, जिसको हम अदर लैंग्वेज में सम ऑफ ज़ीरोज़ कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरो, दोनों ज़ीरो हैं तो इसका सम क्या होगा वो आप निकाल सकते हो -b/a से। ना -b कहाँ से मिलेगा, b आपको यहाँ से मिलेगा, a कहाँ से मिलेगा, ये, यानी a कौन है, x² का कोफिशिएंट, b कौन है, x का कोफिशिएंट। ठीक है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a से निकल सकता है, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा बीटा किससे निकल सकता है, c को a से डिवाइड करके। ठीक है, c कांस्टेंट और a कौन, x² का कोफिशिएंट। ठीक है, इसी को हम अदर लैंग्वेज में भी लिखते हैं ऐसे। ठीक है, दैट सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सेम चीज़ मैंने कही थी। ठीक है, उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को भी हम लिखते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब आपको अगर ये याद हो जाता है तो सो फॉर गुड, अगर आप ये भी याद कर लेते हो तो दोनों सेम ही हैं, बस लैंग्वेजेस चेंज्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। जितना हमने अभी तक पॉलिनोमियल में रिवाइज किया उस पे बेस्ड ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप बताओ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, फर्स्ट इस क्वेश्चन कह रहा है बोथ पॉजिटिव। अब क्वाड्रेटिक है, जाहिर है कितने होंगे, 2, या तो 2 हो सकते हैं या 1 हो सकता है। सेकेंड कह रहा है कि बोथ निगेटिव होंगे, यानी कि यहाँ आपको ये नहीं बताना वैल्यू क्या, यहाँ आपको ये बताना है क्या इन दोनों के ज़ीरोज़ पॉजिटिव होंगे, क्या इनके दोनों ज़ीरो नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या बोथ इक्वल होंगे। ठीक है, अभी आपको बिना डिवाइड करे यानी बिना फैक्टर्स निकाले बताना है। चाहो तो आप निकाल सकते हो बट वो टाइम ले लेगा, है ना। फैक्टर्स आप फैक्टराइज करोगे, टर्म्स ढूंढोगे, डिवाइड करोगे, स्प्लिट करोगे, तब जाके कहीं निकलेगा। हम ऐसे ही देखेंगे। हम क्या करते हैं, आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि ये 99/x है। चलिए हम पहले क्या निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, यानी कि 2 ज़ीरो क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है, -b/a, अभी हमने पढ़ा। अगर हम लिख लें यहाँ पे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो ax² + bx + c। ठीक है, तो b क्या है, x का कोफिशिएंट, x ये का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 99, तो ये हो गया -99। a क्या है यहाँ पे कुछ है 1 है, तो ये हो गया 1। यहाँ से हमें क्या मिला -99। ठीक है, सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो निकाल ले, क्या होता है c/a। c क्या है बेटा 127, a क्या है 1, तो यहाँ से क्या मिला 127। अब आप क्या देख रहे हो,
अब आप ये देख रहे हो कि जब हमने प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकाला तो हमें पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, जब हम सम ऑफ द ज़ीरो निकाल रहे हैं तो हमें निगेटिव आंसर मिल रहा है। अब ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है ना जब अल्फ़ा और बीटा दोनों निगेटिव हो, क्योंकि जब हम निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर पॉजिटिव मिलता है, लेकिन हम जब निगेटिव और निगेटिव को ऐड करते हैं तो हमें आंसर निगेटिव मिलता है। ये तो आपको पता है ना, ये तो हमारे क्लास 6 का इंटीजर की स्टार्टिंग होती है, ये सब याद रखना। तो ये आपको याद रखना है कि निगेटिव निगेटिव से ऐड होगा यहाँ पे, तभी आंसर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव निगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तभी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि हमारे दोनों ज़ीरोज़ क्या हैं? नेगेटिव है। ओके, बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लें। एक्सप्लेनेशन विद आपको पूरा सोल्यूशन के साथ गिवन है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इतना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इतना। तो यहाँ से आपके दोनों निगेटिव होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तभी पॉजिटिव होगा जब दोनों निगेटिव हो, और एडिशन तभी निगेटिव होगा जब दोनों निगेटिव हो। ठीक है, सो बोथ ज़ीरोज़ विल बी निगेटिव। ओके, okay, next question. If one of the zeros of quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is negative of the other, then, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो ज़ीरोज़ हैं, एक जो है वो दूसरे का निगेटिव है। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा जो है वो निगेटिव है बीटा का, यही तो कहने का मतलब हुआ। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा ना बेटा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा भाई? अल्फ़ा हो गया माइनस बीटा प्लस बीटा, भाई अल्फ़ा यहाँ से मैंने माइनस बीटा रखा है और ये आपका प्लस बीटा, तो ये दोनों क्या हो गए? ज़ीरो हो गए ना। सो यहाँ से मैंने बता दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे। अब अगर सम ऑफ द ज़ीरो ज़ीरो हो गया तो क्या उस इक्वेशन में कोई लीनियर टर्म होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है भाई, आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस ज़ीरो एक्स अगर आ जाए तो क्या लीनियर टर्म है? भाई सम ऑफ द ज़ीरो यही तो आता है, माइनस बी बाई ए, बी यहीं से तो उठाते हैं हम, लीनियर टर्म से ही तो बी उठाते हैं, तो इसका मतलब लीनियर टर्म ज़ीरो हो गया, तो फिर उस इक्वेशन में कोई लीनियर टर्म नहीं है। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट है कि कोई लीनियर टर्म नहीं है, कांस्टेंट नेगेटिव है। दूसरा कह रहा है कोई लीनियर टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। तीसरा कह रहा है कि लीनियर टर्म है बट कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। चौथा कह रहा है कि लीनियर टर्म है बट कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। अब देखिए मैंने यहाँ से अभी आपको बता दिया कि अगर सम ऑफ द ज़ीरोज़ ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब लीनियर टर्म नहीं है। सो ये दोनों ऑप्शंस तो आपके बिल्कुल गलत हो गए। अब इन्हीं दोनों में कोई सही हो सकता है। ठीक, तो कांस्टेंट टर्म की भी बात आ रही है। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकाल लेना चाहिए। भाई देखिए यहाँ मैं लिख दे रही हूँ कि ये माइनस बी बाई ए होता है। ठीक, अब ए यहाँ पे आपका क्या है? ये वाला टर्म होता है एक्स स्क्वायर का। ए ज़ीरो नहीं हो सकता बेटा कभी भी, भाई दोनों में से किसी एक को ज़ीरो होना है, तभी तो आंसर ज़ीरो आया ना सम का, लेकिन ए नहीं हो सकता। अगर आप ए ज़ीरो कर दोगे तो क्वाड्रेटिक ही कहाँ रही फिर, और आपको तो क्वाड्रेटिक, भाई देखो ए एक्स स्क्वायर, अगर आपने ए ही ज़ीरो कर दिया तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर ही नहीं है, और एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक तो हो ही नहीं सकती। फिर ये क्या हो गई? फिर ये लीनियर हो गई। लेकिन आपको साफ साफ बोला है क्वाड्रेटिक, तो इसका मतलब ए ज़ीरो नहीं है। कौन ज़ीरो है? बी ज़ीरो है, और बी किसके साथ होता है? एक्स के साथ होता है, इसका मतलब लीनियर टर्म। ये रीज़न है मेरा बोलने का कि लीनियर टर्म ज़ीरो होगा। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पे। ये क्या होता है? ये होता है आपका सी बाई ए, होता है ना। ए ज़ीरो हो नहीं सकता, अभी मैं बता चुकी हूँ क्यों नहीं। ठीक है, अब आपका आ जाता है कि अल्फ़ा क्या है? माइनस बीटा, यहाँ से उठा के रखिए। ठीक है, कि अल्फ़ा क्या है? माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा मल्टीप्लाई बीटा सी बाई ए। सो यहाँ से क्या मिला? माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, इसका मतलब ये जो बीटा स्क्वायर है ये निगेटिव आ रहा है, तो ये माइनस सी बाई, इसका मतलब कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट निगेटिव है, तभी तो माइनस बीटा स्क्वायर आया। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि कोई लीनियर टर्म नहीं है और जो कांस्टेंट है ना वो निगेटिव है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस फाइनल आंसर देख लें। फाइनल आंसर आपका 1 है और पूरा एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार बैक करिए और फिर से देखिए, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए,
फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे भी आ सकता है और हो सकता है ये आपको कैलकुलेटिव फॉर्म में भी, कैलकुलेटिव फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वही था, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस वहाँ नंबर्स दिए थे, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ अल्फा बीटा दिया हो, तो आपको वहाँ से बोल दिया जाए इक्वेशन फ्रेम करो, तो देखिए ये इक्वेशन होती है ये आपका क्या होगा, ये पावर है, 2 नीचे नहीं है, ये पावर है। तो जनरल इक्वेशन आपकी हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। इसको हम फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके 2 ज़ीरोज़ हैं, एक है ये और एक है ये 2 ज़ीरोज़ दिए गए हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, सम ऑफ ज़ीरो के लिए आप इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड करोगे, ठीक है। जब हम ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका सम होना चाहिए, यहाँ पे ये प्लस का साइन होगा, तो जब आप ऐड करोगे तो आप देख रहे हो √3 √2 माइनस और प्लस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 5 + 5, सम ऑफ ज़ीरो आया 10, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। जब ऐसा करोगे तो आइडेंटिटी लग जाएगी a - b a + b, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आएगा आपका 7, कैसे, a आइडेंटिटी लगेगी ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 9 √2 का हो जाएगा 2, ये हो गया क्या 25 माइनस 18, क्या आंसर आया 7। तो आपने सम ऑफ ज़ीरो भी निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी निकाल लिया, उठा के इस इक्वेशन में बस पुट कर दो, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए देखें, तो जब हमने पुट किया तो हमें क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन मिली, एक्स स्क्वायर माइनस 10x + 7, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जिसमें आपको ज़ीरोज़ दिए गए हैं, आपको उससे इक्वेशन को फ्रेम करना है। सो इक्वेशन फ्रेम करने के लिए ज़ीरो से आप पहले सम ऑफ ज़ीरो निकाल लो, फिर क्या कर लो, फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकाल लो और उसको उठा के अपनी जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट कर दो। इट्स वेरी इजी, ओके। चलिए इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके ज़ीरोज़ आपको गिवन है, यानी कि ये अल्फ़ा गिवन है, ये बीटा गिवन है। अभी हमने सीखा कैसे बनाना है, सबसे हम पहले क्या करें, अल्फ़ा प्लस बीटा कर दें, तो ये हो जाएगा 3 + √2 + 3 - √2, √2 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा मिला 6, ठीक। सिमिलरली अब हम क्या निकालें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लगा देंगे आइडेंटिटी, a² माइनस b², ये हो जाएगा 9 - 2, कितना मिला 7 प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। अब जनरल इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप अपना करेक्ट इक्वेशन बना पाओगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, यानी सम ऑफ 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, x² माइनस 6x + 7, ये आपकी फाइनल पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक व्हाटएवर इक्वेशन है। ऑप्शंस देख लें। सो फर्स्ट ऑप्शन है ये, सेकंड है ये, थर्ड आपका ये है, फोर्थ आपका ये है। सो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं, फाइनल आंसर इज 4, करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये है आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपका लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ एक लीनियर इक्वेशन का कैसा होता है, इस पे क्वेश्चन आया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सैम्पल पेपर में मैंने आपको कराया है। सो दैट इज़ वाई कि मैंने रिविजन के लिए इसको यहाँ पे पुट कर लिया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। कोई कर्व नहीं होगा, कोई भी और आपको ग्राफ शो नहीं मिलेगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। इसका ध्यान रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए अगर हम अब देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला आपका लीनियर और क्वाड्रेटिक दो आपके करंट करिकुलम में इंक्लूडेड है, क्यूबिक की बात नहीं करेंगे, क्यूबिक इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो अब हम सेकंड देख लेते हैं क्वाड्रेटिक का। सो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है हमेशा इस शेप का, और इस शेप का एक पर्टिकुलर नाम है स्टूडेंट्स, जो मैंने सैम्पल पेपर में भी आपको बहुत बार बताया है, क्या नाम है, पैराबोला। इस तरीके का जो शेप होता है ये क्वाड्रेटिक में आता है और इसे हम पैराबोला के नाम से जानते हैं, ठीक है।
अब एक चीज़ ये भी है कि पैराबोला हो सकता है इस तरीके से भी हो, और यह हो सकता है आपका पैराबोला ऐसे भी हो। तो इसको हम कहते हैं अपवर्ड्स पैराबोला, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। इसको हम बोल देंगे क्या? जस्ट अपोजिट, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब इनकी कंडीशन है कि कब अपवर्ड हो सकता है, कब डाउनवर्ड। तो देखिए, अपवर्ड तब हो सकता है जब आपका जो ए हो वो पॉजिटिव हो, ठीक है। यानी कि ए क्या होगा, यहाँ से देखिए, आपकी जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक की क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, ठीक है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो ये ए है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर ये ए ग्रेटर दैन ज़ीरो है, यानी कि ये जो ए है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर आपका जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड बनेगा, ठीक। और अगर आपकी ये जो ए है ये निगेटिव है, लेस दैन ज़ीरो है, तो जो आपका पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड बनेगा। समझ गए? ये मैं इसलिए बता रही हूँ स्टूडेंट, बिकॉज इस पे बेस्ड केस स्टडी हम लोगों ने 2-3 सॉल्व की है, जहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आया था कि आपका बताइए पैराबोला डाउनवर्ड्स है तो क्यों है, ए की क्या कंडीशन होगी वहाँ पे, और अगर ये अपवर्ड है तो क्यों है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें याद रखना कि अपवर्ड तब होगा जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, और डाउनवर्ड कब होगा? जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो लेस दैन ज़ीरो हो, ठीक है। सो यही 3 बातें आपकी इम्पॉर्टेंटली इस पॉइंट में लिखी हुई हैं, ठीक है, कि आपका पैराबोला क्या है, इस तरीके के शेप के नाम को हम पैराबोला कहते हैं। और पैराबोला डाउनवर्ड हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है। डाउनवर्ड में ए ग्रेटर दैन ज़ीरो लेस दैन ज़ीरो होता है, अपवर्ड में ए ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है। सो ये दोनों ही ग्राफ की जो पॉइंट्स थे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से नोट भी कर लीजिए और इसे याद भी कर लीजिएगा और रिवाइज भी कर लीजिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड, जो मैंने अभी आपको समझाई कि इफ़ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ देन नेम द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट ट्रेसेस। आपको ग्राफ देख के बताना है कि ये कैसा पॉलिनोमियल ट्रेस कर रहा है, मतलब कि लीनियर ट्रेस कर रहा है, क्वाड्रेटिक ट्रेस कर रहा है, क्यूबिक ट्रेस कर रहा है, या कुछ और, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि लीनियर और क्वाड्रेटिक तो आपके करंट करिकुलम में इंक्लूडेड है, क्यूबिक के क्वेश्चंस इंक्लूडेड नहीं है, बट इट डजेंट मीन कि क्यूबिक आपका पूछा भी नहीं जा सकता, ठीक है। ज़ीरोज़ तो आपने पढ़ रखे हैं ना कि 3 ज़ीरो है तो क्यूबिक, 2 ज़ीरो है तो क्वाड्रेटिक, 1 ज़ीरो है तो लीनियर। तो इस नॉलेज पे बेस्ड तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। वो आपसे स्पेसिफिकली क्यूबिक से कुछ ना पूछे, लेकिन इतनी नॉलेज पे तो क्वेश्चन पूछा। जस्ट फॉर दैट नॉलेज जो मैंने आपको दी, उस पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपके ज़ीरोज से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल ट्रेस कर रहा है। अब अगर खाली क्वाड्रेटिक होता ना, देखिए आपको मैं बता दूं कि देखिए जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक था तो इसने कितनी जगह एक्स एक्सेस को कट किया? 2 जगह कट किया ना, और क्वाड्रेटिक में 2 ही ज़ीरो होते हैं, सो इसीलिए इसने 2 ही जगह कट किया और कहीं नहीं कट किया एक्स एक्सेस को। दैट इज़ वाई ये इसका नाम पैराबोला है और इसको हम क्वाड्रेटिक में ही देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3, 3 जगह, यानी इसके कितने ज़ीरो हैं? इसके 3 ज़ीरो हैं। और अगर इसके 3 ज़ीरो हैं तो ऐसा किस में होता है? ऐसा थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन में होता है, जिसका नाम क्या होगा? नाम होगा क्यूबिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया बिकॉज ये मैंने आपको बताया है कि 3 डिग्री के 3 ज़ीरो होंगे, जिसे हम क्यूबिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन से देखिए, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक। तो अभी हमने बताया कि क्यूबिक होगा, ठीक है। सो हमने तीनों ग्राफ देख लिए कि लीनियर में एक ही जगह काटेगा एक्स एक्सिस को, कहाँ पे? एक ही पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन होगी। क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनेगा, एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा। तीसरा आपका क्यूबिक है, क्यूबिक में 3 जगह काटेगा और कुछ भी बन सकता है, कैसा भी कर्व बन सकता है, जैसे आप देख ही रहे हो, है ना, इस एग्जैक्ट टाइप का, लेकिन ये 3 ही जगह एक्स को काटेगा, ठीक है। सो हमें ये कैसे बताएंगे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री? वो जो ग्राफ है, अगर ग्राफ से बताना है तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, उस पॉइंट को देख के, उतने ज़ीरोज़ को देख के हम उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 4 जगह कट रहा है एक्स एक्सिस, तो 4 ज़ीरोज़ होंगे, तो फिर इसका मतलब उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने डिग्री है? 4 डिग्री, हाईएस्ट पावर 4 है,
ओके, आई होप आपका कॉन्सेप्ट डिग्री और जीरो को लेके क्लियर हो गया है यहाँ पे। फाइनल ऑप्शन देख लिया, फाइनल ऑप्शन इज सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि हमने सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड सारा पॉइंट क्लियर कर लिया है, कुछ भी ऐसा नहीं बचा। अगर कुछ मुझसे मिस हो रहा है स्टूडेंट्स, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अपनी नेक्स्ट सेशन जो मैं लूँगी लास्ट 4 चैप्टर से, उससे पहले मैं आपको, अगर मुझसे कुछ मिस हुआ है तो मैं आपको बता दूँ, है ना। तो कुछ भी मिस हो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, सो थर्ड चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं जो हमें रिवाइज कर लेनी चाहिए एग्जाम से पहले। सो फर्स्ट है आपका कि इफ़ द लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, अगर आपकी लाइन की इक्वेशन इन दो लाइन से रिप्रेजेंट करी गई है, कैसी लाइन है, कैसी इक्वेशन है, लीनियर है, तभी तो लाइन बोल रहा है ना। लीनियर का मतलब ये नहीं होता कि खाली एक्स ही होगा, लीनियर का इक्वेशन डिग्री 1 होगी। सो डिग्री यहाँ पे एक्स हो या वाई 1 ही है, ठीक है। सो ये दो इक्वेशन आपको दी गई हैं। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन के साथ 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। कौन सी 3 कंडीशंस हैं, ये कि लाइन, ये दो लाइन इंटरसेक्ट तब कब करेंगी, कोइंसिडेंट का मतलब एक साथ, ठीक है, एक के ऊपर एक ही समझ लीजिए, एक साथ नहीं, एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट यानी कि हर पॉइंट एक दूसरे से लाई कर रहा है, सेम पॉइंट है दोनों के। थर्ड आपका पैरेलल कब होंगी, पैरेलल मतलब उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। सो इसके लिए कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। अब ये a1 b1 आपको समझ में आ रहा होगा, ये कौन है, a1 x का कोफिशिएंट, a2 आपकी दूसरी वाली लाइन के x का कोफिशिएंट, b1 पहली वाली लाइन के y का कोफिशिएंट, b2 दूसरी वाली लाइन के y का कोफिशिएंट, c1 पहली वाली का कांस्टेंट, c2 दूसरी वाली। सो अब ये तो आपको क्लियर है। तो इंटरसेक्टिंग के लिए जो आपके x और y के कोफिशिएंट का रेशियो है ये इक्वल नहीं होता, ठीक, पहली कंडीशन। कोइंसिडेंट के लिए तीनों x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट, ये तीनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं। पैरेलल के लिए x और y का कोफिशिएंट सेम होगा, लेकिन वो कांस्टेंट के बराबर नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेते हैं। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इसका सिर्फ और सिर्फ 1 सॉल्यूशन होगा, ओके। अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो इसके कितने सॉल्यूशन, अब मैंने आपको बता ही दिया कि कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर, इसका मतलब हर पॉइंट सॉल्यूशन ही है, तो कितने सॉल्यूशन हमें नहीं पता, तो इसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो आपको क्या याद रखना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहाँ पे होते हैं, जब दो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। सिर्फ एक सॉल्यूशन कब हमें मिलता है, जब दोनों लाइंस एक ही किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट का मतलब का काटना, दो लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, तो कहाँ काटेंगे, एक ही पॉइंट पे तो काटती हैं, तो सिर्फ एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। सिमिलरली पैरेलल लाइन के लिए क्या हो जाएगी, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन, क्योंकि दो पैरेलल लाइन, भाई लाइंस पैरेलल हैं तो क्या ये कहीं काटती हैं, कहीं नहीं काटती ना, हमेशा पैरेलल रहती है, इनकी डिस्टेंस बराबर रहती है। सो इसीलिए पैरेलल लाइन के बीच में क्या कोई सॉल्यूशन होगा, भाई जब वो कहीं एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। सो दिस 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में सिर्फ हमें इन्हीं का यूज़ करना है। क्वेश्चन आपको सीधा उल्टा कुछ भी करके पूछा जा सकता है। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 5 है, इस पेयर का आपका क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, बिना ग्राफ ड्रे क्वेश्चन आप समझोगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। x इक्वल्स टू 0 की लाइन कैसी होगी, 0 कहाँ होता है स्टूडेंट, यहाँ होता है, 5 कहीं आगे चलते चलते यहाँ पड़ जाएगा, है ना। तो x इक्वल्स टू 0 मतलब, चेंज कर ले कलर अदरवाइज दिखेगा नहीं आपको। 0 मतलब कि एक लाइन है, ये समझ रहे हो, y एक्सिस ही x इक्वल्स टू 0 की लाइन है। x इक्वल्स टू 5 का मतलब कि एक लाइन है ये जो 5 से पास हो रही है, ठीक है। सो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है ना भाई, क्या ये 0 से कहीं हटेगी, नहीं, 5 से कहीं हटेगी नहीं, इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। और एक पैरेलल लाइन का कोई सोल्यूशन होता है नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन कहीं पे मिलेंगी ही नहीं, तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, अभी मैं ऐसे बोलती हूँ आपको नहीं समझ में, अब आपको ग्राफ से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जो दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं इन दोनों से, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट ही आपका क्या आ गया, नो सोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, हमें बाकी को देखने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। सो यूनिक, 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तीनों ऑप्शंस गलत है।
फाइनल आंसर देख लें, फाइनल आंसर आपका 3, नो 3 नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये मिस प्रिंटिंग है, ये आपका होगा 1, ठीक है। फाइनल आंसर क्या होगा 1, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट नोट है हमारे लिए। तो नेक्स्ट है ये, a pair of linear equations is consistent if it has a solution either unique or infinitely many, यानी कि यूनिक सोल्यूशन है, यानी कि वन सोल्यूशन। जल्दी से याद करिए किसके केस में होता है, ये किसके केस में होता है यूनिक, ये होता है आपका इंटरसेक्टिंग के केस में। ऐसे ही याद रखा करिए, ठीक है, ये आपका रिवाइज भी कराता जाएगा आपको एक तरीके से। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन किसके केस में होता है, जल्दी से बात करिए, कोइंसिडेंट, है ना। तो हमने दोनों चीज़ रिवाइज भी कर लिया, अभी हमने पढ़ा और हमारा रिवाइज भी हो गया। तो क्वेश्चन ये पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट अगर है या यूनिक और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो उस केस में जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक, इसको रब कर लें। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि अगर इनफाइनाइटली, सिर्फ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहाँ, कोइंसिडेंट में होता है ना। सो अगर सिर्फ कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इन्हें हम डिपेंडेंट भी कहेंगे, ठीक। अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि इन्हें कंसिस्टेंट भी कहेंगे, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी के लिए यानी कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंसिस्टेंट भी कहेंगे और कोइंसिडेंट लाइन के लिए डिपेंडेंट भी कहेंगे, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि यूनिक सोल्यूशन किस में होता है, इंटरसेक्टिंग में। इंटरसेक्टिंग सिर्फ कंसिस्टेंट है, लेकिन आपका जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं ये कंसिस्टेंट भी हैं, ये डिपेंडेंट भी हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपकी लाइंस लीनियर पेयर इनकंसिस्टेंट है तो ये सिर्फ आपके पैरेलल के केस में होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन के केस में होगा, ओके। सो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या, कि अगर पैरेलल है, ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट और किसी में नहीं होगा, ठीक। कंसिस्टेंट किस में होगा, सिर्फ आपका किस में, किस सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्टिंग में, ओके। लेकिन आपका जो कोइंसिडेंट होता है यानी कोइंसिडेंट लाइन यानी कि इनफाइनाइटली 2 होती हैं, ठीक है, इनमें दोनों आते हैं, क्या ये कंसिस्टेंट भी है आपका, और दूसरा मैंने क्या बताया, ये डिपेंडेंट भी है। आई होप आपको भी रिवाइज हो गया, जैसे मुझे हो गया वैसे आपको भी हो गया होगा, ठीक है। अब इन बातों को आपको ध्यान भी रखना है। चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड हमारे पास क्या क्वेश्चन है। सो सेकेंड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू -4 y इक्वल्स टू -5 graphically represents the lines which are, first option intersecting at this point, second option intersecting at this point, fourth option intersecting at this point and last intersecting at this point, ठीक है। सो देखिए कभी भी कोऑर्डिनेट्स जब हम बनाते हैं किसको पहले लिखते हैं, x को पहले लिखते हैं, y को बाद में। x क्या है -4, y क्या है -5, ठीक है। सो अगर हम यहाँ से बनाएं तो क्या बना, -4 -5, ठीक है। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाना चाहिए। लेकिन साथ में एक चीज़ लिखिए, इंटरसेक्टिंग। तो मैं आपको ये ग्राफ से समझाना चाहती हूँ कि यस, 2 अगर आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, एक x एक्सिस का एक y एक्सिस का, तो ये आपका क्या होता है, ये इंटरसेक्टिंग होगा। कैसे, देख लीजिए। चलिए ये आपका ग्राफ है, ठीक है। x का क्या कोऑर्डिनेट दिया था, x का -4, यहाँ पे लाई करेगा -4, ठीक, ओके। अब अगर y का निकालें, y का कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट से हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। x इक्वल्स टू -4 लाइन कैसी होगी, ये होगी, है ना। y इक्वल्स टू -5 लाइन कैसी होगी, ये होगी। अब जब हमने लाइन ड्रॉ करी दोनों की तो कहीं तो काटा ना इसने, कहाँ काटा, यहाँ काटा। तो यही जो काटने वाला कोऑर्डिनेट है यही है -4 -5, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इंटरसेक्टिंग एट -4 -5, ओके। आपको क्लियर हो गया होगा। फाइनल ऑप्शन देखिए, फाइनल ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब जल्दी से रिवाइज करिए, इनकंसिस्टेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा, इनकंसिस्टेंट सिर्फ पैरेलल के केस में होता है ना, और पैरेलल के कोई सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है। सो हमने पूरा रिकॉल कर लिया। अब हम ऑप्शन देखते हैं, पहला कह रहा है ये इक्वेशन, दूसरा कह रहा है ये इक्वेशन, तीसरा कह रहा है ये 2 इक्वेशंस है, चौथा कह रहा है ये 2 इक्वेशंस है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले
भाई यहाँ पे पैरेलल और नो सोल्यूशन तो कुछ लिखा नहीं है, लिखा होता डायरेक्ट टिक कर देते। अब आपको पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा कि भैया पैरेलल है किस ऑप्शन में। चलिए इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अब आपको वो अपनी जो कंडीशन है ना वो याद रखनी होगी कि पैरेलल की कंडीशन क्या है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के, है ना। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा है। फर्स्ट में देखें 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/10 जो कि 1/2 है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। दूसरे पे आ जाते हैं 1/3 फिर -1 1/3, अब माइनस हो गया मैंने चेंज हो गया, ये भी नहीं होगा। तीसरे पे आ जाते हैं 2/4, ठीक है, ये हो गया 1/-2 और ये हो गया 6/4, ठीक है, डिवाइड कर लो, ये हो गया 1/2, ठीक। अब ये -2 ये +2 सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास क्या बचता है, अब आपके पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन बचता है 4, यही सही होगा, लेकिन चेक भी तो कर लें एक बार। चलिए चेक करते हैं। सो क्या हुआ 2/4 A1/A2 B1/B2 -2/-4 C1/C2 2/5, ठीक है, ये -2 -5 भी कह सकते हो आप। अब आप करो फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2, ये भी 1/2 और ये तो चेंज होगा नहीं, लेकिन माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमें क्या मिला, ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। सो ये कंडीशन हमारी पैरेलल की है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा और यही इनकंसिस्टेंट होगा। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चेक कर ले, फाइनल ऑप्शन आपका 4 है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये एक न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन लिया था मैंने, ये अभी तक आपके किसी सैम्पल पेपर में नहीं है इंक्लूडेड, बट इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। सो मैंने आपके रिविजन में रखा है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे करिए, बैक करिए, फिर से देखिए, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू -2 इज अ लाइन पैरेलल टू द। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले से बता दिया कि ये एक इक्वेशन है, ये एक लाइन है, ये किस लाइन के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन बताओ। चलिए फर्स्ट है x एक्सिस, y एक्सिस, इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, एक्सिस पूछ रहा है। थर्ड है बोथ x y एक्सिस, फोर्थ नन ऑफ। अब बोथ के पैरेलल तो बिल्कुल नहीं हो सकती ना, बोथ के कैसे पैरेलल, बोथ तो इंटरसेक्ट करेंगे, x और y तो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे, ये कभी पैरेलल नहीं होंगे एक दूसरे के। चलिए अब आप क्या, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है ना, बचा आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस। अब आप ड्रॉ करके देख लो किसके पैरेलल होगी। x है यहाँ पे -2, ठीक, कैसी होगी लाइन, ऐसी होगी। अब ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के ही तो पैरेलल है ना, सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सो एक जनरल फॉर्मूला याद कर लो कि x की इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल, y की इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ऑप्शन फाइनल चेक कर लें, फाइनल ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, ओके। Next question, the graph of equation 2x plus 3y equals to 5 is a vertical line, straight line, horizontal line, none of these। अब ये कैसी इक्वेशन है पहले आपको ये पता है, बिकॉज ग्राफ, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया, रिवाइज करवा दिया। कैसी इक्वेशन है मुझे बताएं, डिग्री क्या है, डिग्री है 1, इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये है लीनियर। लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। बिना देखे ऑप्शन नंबर 2 टिक कर दीजिए, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ओके। चलिए फाइनल ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स थ्राइस द स्मॉलर बाय 20 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर है, जो बड़ा है, वो स्मॉलर से कितना बड़ा है, थ्राइस टाइम्स 20 डिग्री, ठीक है। बड़ा भी है कितना, 20 डिग्री बड़ा है, और स्मॉलर का 3 गुना कर दो और उसमें भी 20 जोड़ दो, तब जाके इतना बड़ा है, ठीक। सो हम क्या मान लेते स्मॉलर जो एंगल है वो x डिग्री, ये हमने मान लिया, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो स्मॉलर एंगल x डिग्री है। अब इस स्मॉलर का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी सप्लीमेंट्री नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल इसका क्या हो जाएगा, कोई भी एंगल है अगर ये सप्लीमेंट्री है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 - x। लेकिन आपको जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं 180 - x ना करके इसको ऐसे लिखो, क्या, थ्राइस द स्मॉलर यानी कि 3x, ठीक है, और उसमें 20 जोड़ दो, 3x + 20, इतना बड़ा है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सो ये कंडीशन होगी सप्लीमेंट्री की।
इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। चलिए करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 160 डिग्री, यानी कि 20 इधर ले आए, ये उधर लेके चले गए, आपको मिला 4x। यहाँ से x क्या मिल गया, 40 डिग्री, ठीक है। यानी कि स्मॉलर एंगल 40 है तो बड़ा एंगल या सप्लीमेंट्री कह लो कौन होगा, 140 डिग्री, ठीक है, फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब हम ऑप्शन देख लें, 120 60, 180 140 40, 150 30, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। सिर्फ स्टेटमेंट को हमें समझना था, इजी है, ऐसा कुछ नया नहीं था इसमें, बट थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझना टिपिकल था, सो मैंने इसे ले लिया कि चलिए आपको भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, हो सकता है इससे कुछ मिलता जुलता आपके एग्जाम में आ जाए। ओके, चलिए फाइनल ऑप्शन देखिए, फाइनल ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। सो स्टूडेंट ये थे हमारे 6 क्वेश्चंस आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड। सारी कंडीशंस मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं, सब अच्छे से रिवाइज करवा दिया है, आप भी एक बार रिवाइज कर लो। अभी ना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, यानी कि अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगी, उससे पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और अपने माइंड में रिकॉल करो वो सारी कंडीशंस जो अभी मैंने पढ़ी, देखो क्या आपको याद है। इस तरीके से आप बार बार रिकॉल करते रहोगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, आप उस पर भी टाइम दे सकते हो। और प्रैक्टिस की बात रही तो प्रैक्टिस तो अभी तक आपने कर ली होगी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। यहाँ पे आप सिर्फ देखो कि कुछ जो स्किप हो जाता है, कुछ जो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कुछ जो क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैं आपके नॉर्मल नहीं ले रही हूँ, मैं वो सारे क्वेश्चंस जो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो थोड़ा सा हटके हैं, जिसमें गलतियाँ हो सकती हैं, मैं वही क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, सो इसे रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपना 4th चैप्टर, जो आज के सेशन का लास्ट चैप्टर है, वो है ट्रायंगल। ओके, चलिए देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है आपका क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, कि दो ट्रायंगल को कौन कौन सी क्राइटेरिया पे हम सिमिलर कहेंगे। सो इसके लिए 3 क्राइटेरिया से, पहला कि दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल सेम हो, दूसरा दोनों ट्रायंगल्स की सारी साइड सेम हो, तीसरा कि दोनों ट्रायंगल्स में 2 साइड और उन्हीं दोनों के बीच का एंगल, यानी कि अगर एक ट्रायंगल की ये साइड सेम है तो ये एंगल, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल का सेम होना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं साइड एंगल साइड। सो 3 क्राइटेरियाज आ गया, एंगल एंगल एंगल, और यू कैन से एंगल एंगल, 2 बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर ही होना है। सेकेंड है आपका साइड साइड सेम हो, तीसरा आपका साइड एंगल साइड। अब एंगल साइड एंगल ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है, साइड एंगल साइड बस ऐसे ही, यही 3 क्राइटेरिया हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं पे बेस्ड कि 2 ट्रायंगल्स है ABC और DE है, जिसमें से कुछ आपको दिया गया कि BE के बराबर, FC के बराबर, और AB जो है ना वो थ्राइस ऑफ DE है। तो आपको ये बताना है कि 2 ट्रायंगल्स कैसे हैं। पहला कह रहा है कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, दूसरा कह रहा है सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तीसरा कह रहा है कॉन्ग्रुएंट होंगे, ना ही कॉन्ग्रुएंट ना ही सिमिलर, चौथा कह रहा है, यानी कि 4th कह रहा है कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर भी होंगे, ठीक है। चलिए अब आपको सबसे पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में फ़र्क क्या है, ठीक। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में एक बहुत ही मेजर फ़र्क ये है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि मान लीजिए 2 स्क्वायर हैं और अगर आप उनको एक के ऊपर एक रख दो तो वो आपको एक लगेंगे, मतलब आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि वो दोनों अलग अलग हैं। बोथ स्क्वायर्स दे विल लुक अलाइक, इतना सेम होंगे कि अगर आप एक के ऊपर एक रख दो तो वो दोनों एक दिखेंगे, ठीक है। सिमिलैरिटी में फ़र्क क्या हो जाता है, 2 स्क्वायर हैं, एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर, लेकिन हम कहेंगे कि ये सिमिलर है, हम ये नहीं कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है, हम ये कहेंगे ये सिमिलर है। छोटा स्क्वायर बड़ा स्क्वायर सिमिलर है, क्यों, क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं, डायमेंशन से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही 2 स्क्वायर अगर सेम हो गए, सेम साइड के हो गए, तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। सो क्या पता चला कि कॉन्ग्रुएंसी में साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, साइड की डायमेंशन का, कि डायमेंशन भी 2 ट्रायंगल में सेम होनी चाहिए, एंगल के साथ साथ उनकी साइड की लेंथ भी सेम होनी चाहिए, तब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और सिमिलैरिटी में सिर्फ हमें क्या बताना है कि एंगल सेम होना चाहिए, और एक ट्रायंगल है तो दूसरा ट्रायंगल, छोटा बड़ा इससे मतलब नहीं है ना, यानी कि साइड डिफर कर सकती है, एक साइड छोटी भी हो सकती है, दूसरे ट्रायंगल की वो साइड बड़ी भी हो सकती है, बस एंगल सेम होना चाहिए। ओके, सो ये फ़र्क है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में, ठीक। चलिए अब आपको यहाँ बोला गया है कि 2 ट्रायंगल है, चलो 2 ट्रायंगल बना ले। सबसे पहले
बी जो है वो ई के बराबर है, एफ जो है, अब ई इधर है तो एफ इधर ही आएगा, सी के बराबर है। जस्ट अ सेकेंड, सो ये सी के बचा ए और यहाँ बचा डी। सो ये दोनों ट्रायंगल क्या कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। अब सिमिलर क्यों कर दिया मैंने भाई, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर, दो एंगल बराबर तो ट्रायंगल सिमिलर, क्राइटेरिया हमारा प्रूव हो गया। अब सिमिलर ट्रायंगल, अब ये कह रहा है ए बी जो है वो इतना है और डी ई जो है वो थ्राइस है। मान लेते हैं ए बी है 1 सेंटीमीटर तो डी ई कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। साइड डिफर कर गई ना, यानी कि ये छोटा ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल है। तो छोटा बड़ा किस में हो सकता है, सिमिलैरिटी में, कॉन्ग्रुएंसी में नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंसी में बिल्कुल सेम होना चाहिए, डायमेंशन की लेंथ भी सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो विच ऑप्शन, दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, फाइनल ऑप्शन आपका ये है, ठीक है। ओके, सो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ए नहीं। देखिए प्रूफ सिमिलर है कि सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, सो बी ऑप्शन। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, देन दीज टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और यही है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। तो इसे हम फिगर से समझते हैं, ये है आपका फिगर, ठीक है। क्वेश्चन इक्वेशन क्या कह रही है, यानी कि आपकी लाइन क्या डिस्क्राइब कर रही है कि अगर ये एक ट्रायंगल है ABC और हम PQ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो BC के पैरेलल है, ठीक है, और ये साइड्स को डिवाइड करती है, कुछ रेशियो में करेगी ही भाई, डिवाइड ही कर रही है ना। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपकी क्या कहती है कि जो रेशियो है इनका वो सेम होता है, यानी कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के सेम है। ओके, और अच्छे से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि AP बाई PB, ठीक है, AP बाई PB इज इक्वल्स टू AQ बाई QC। AP बाई PB इज इक्वल्स टू AQ बाई QC। ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपसे कहती है, और इस थ्योरम का इस पूरे चैप्टर में बहुत 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 ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा है, ये तो रिवीजन है, ऑब्वियसली सभी ने पढ़ रखा है। आई एम जस्ट होपिंग कि सब ने अब तक ये सब पढ़ लिया होगा, हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपकी कहती है AP बाई PB इक्वल्स टू AQ बाई QC। ओके, अब देखिए कहीं कहीं पे हम इसको ऐसे भी ले लेते हैं, AP बाई PB इक्वल्स टू AQ बाई AC। ऐसा क्यों ले लेते हैं, ये भी बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको डायमेंशंस गिवन हो, ठीक, मान लीजिए ये आपको दिया है कि 1:2 है, ये आपको दिया है 1:2 है, ठीक है। अगर हमने AP लिया तो ये 1 ले लिया, AQ लिया तो 1 ले लिया, ठीक है। PB लेते तो यहाँ पे आपका 1/2 इक्वल्स टू 1/2, ये तो होता, ये हम क्यों ले लेते हैं, देखिए अगर आपने PB लिया, सॉरी यहाँ PB ले लिया, मैंने गलत लिया, मुझे क्या लेना था AC, यहाँ पे AC होना चाहिए ना। ओके, जनरल हम क्वेश्चंस में ये लेके चलते हैं, तो AB कर ले तो हमें इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए, तो क्या होगा 3 हो जाएगा, है ना। AC में भी क्या कर दे, ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे भी तो इनका रेशियो बराबर है, क्योंकि इनके रेशियो बराबर आते हैं ऐसे भी, ठीक है। तो हम AP बाई PB की जगह हम ये भी ले लेते हैं, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, ये चीज़ मैंने वहीं ली है, मतलब ये मैंने कॉन्सेप्ट वहीं इस्तेमाल किया जहाँ इसकी वाकई में ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने हमेशा इन्हीं रेशियोज़ को लेके किया है कि दो ट्रायंगल्स बना लिए कि ये दो ट्रायंगल हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले लिए AP बाई AB AQ बाई AC, ठीक है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैंने ये लिया, जहाँ हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हम एक स्टेप बढ़ाना ही तो पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में ऐड करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली हम इसको ले लें, बिकॉज रेशियो सेम होनी चाहिए ना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि रेशियो सेम होनी चाहिए साइड्स की, तो रेशियो तो सेम है ना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज मैंने देखा था कि एक बच्चे ने कमेंट किया था मुझे किसी वीडियो में, आई डोंट रिमेंबर, उसने पूछा था कि मैम आपने ये क्यों लिया, आपने ये क्यों नहीं लिया। दैट इज़ द रीज़न वाई आई एक्सप्लेन्ड यू कि आप क्वेश्चन पे देखो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर वहाँ इससे सॉल्व हो रहा है तो हम इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ कर लेंगे, अगर वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं इसकी रिक्वायरमेंट है, सो ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का पार्ट है, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप वो स्टूडेंट वॉच कर रहा हो वीडियो और उसका ये डाउट क्लियर हो जाए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DFE। DFE, जस्ट रिमेंबर DEF नहीं लिखा, क्या लिखा है? DFE। सो इफ दिस इज A then this will be D, if this is B this will be F, okay, if this is C this will be E, and ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, अब क्या चीज़ें दी गई हैं कि ये 30 डिग्री है, C आपका 50 डिग्री है। ठीक है, अब सिमिलर है, एंगल बराबर होगा, है ना, तो D क्या होगा? 30 डिग्री। जस्ट अ सेकेंड, D आपका हो गया 30 डिग्री। सिमिलरली E क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। AB के बारे में कुछ दिया है क्या कि ये 5 सेंटीमीटर है। AC के बारे में दिया है कि ये 8 सेंटीमीटर है। DF के बारे में दिया है कि ये 7.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बोल रहा है बताओ इनमें से क्या ट्रू है। चलिए देखते हैं क्या ट्रू पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि DE 12 होगा और F 50 होगा। ठीक है, अब F पता है क्या? चलिए पहले ये निकाल लेते हैं ना कि ये दोनों एंगल भी क्या होंगे। ठीक, तो 50 + 30 80, एक ट्रायंगल में 180 डिग्री एंगल मैक्सिमम सम हो सकता है, तो ये कितना आया? 100 डिग्री आया। सो F भी क्या आया? 100 डिग्री। पहला ऑप्शन गलत, 50 नहीं हो सकता। सेकेंड, DE 12 F 100, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। ठीक है, F तो 100 है, ये सही है। DE 12 है कि नहीं ये नहीं पता। C ऑप्शन D 100 है क्या? बिल्कुल गलत। नेक्स्ट ऑप्शन D 30 है, सही है। EF कह रहा है 12, तो EF पता है क्या? नहीं पता, तो इसमें भी हमें डाउट है। ठीक, लेकिन अभी हमें एक ये मिल गया ना कि F 100 है, तो अब हम DE चेक कर लें कि ये ऑप्शन तो नहीं सही है। चलिए DE चेक करिए। DE के लिए हम क्या लगा देंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है। ठीक है, अब सिमिलर तो है ही, तो AB अपॉन DF, ओके, इज इक्वल्स टू AC अपॉन DE, यही होगा। AB क्या है? 5, DF क्या है? 7.5, AC क्या है? 8, D नहीं पता। ठीक है, ये क्या हो गया? डिवाइड कर ले 1.5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो DE क्या आ गया? 12 आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन बी आपको क्या मिल गया? करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? सो यहाँ से हमने अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लिया। फाइनल आंसर देख लें एक्सप्लेनेशन के साथ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप चाहो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ओके, बट लेटर ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो ट्रायंगल्स हैं, एक आपका देख रहे हो ABC बड़ा ट्रायंगल, DEF छोटा ट्रायंगल। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। एरिया की बात कर रहा है। अभी जो हमने लास्ट जो कॉन्सेप्ट लगाया वो BPT था। यहाँ कह रहा है कि एरिया, कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया इन्हीं ट्रायंगल के किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, यानी कि उनका स्क्वायर कर दो और उनका रेशियो निकाल लो, एरिया का रेशियो उनके बराबर आएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल DEF का जो रेशियो होगा वो, या तो आप, अगर आपने ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड ली है तो इनका स्क्वायर उसके रेशियो के बराबर, अगर आपने ये वाली ली है तो इनका स्क्वायर उसके रेशियो के बराबर, अगर आपने ये थर्ड वाली ले ली है तो इनका स्क्वायर और उसके रेशियो के बराबर। सो इससे हमें ट्रायंगल के एरिया का रेशियो मिल जाता है। ओके, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दिया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, एरिया का आपको रेशियो ऑलरेडी गिवन है, निकालना नहीं है, गिवन है। कुछ चीज़ें दी गई है क्या? AB BC। ठीक है, सो AB आप देख रहे हो, ये AB किसका है? इसका होगा। BC किसका है? ठीक है, वो भी इसी ट्रायंगल का होगा। PR की डायमेंशन आपको निकालनी है। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं कि एरिया गिवन है ना, किसका गिवन है? ABC। ओके, और किसका गिवन है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR गिवन है। ठीक है, क्या? 9/4। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि अगर एरिया का रेशियो गिवन है तो ये उनके किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो मान लेते हैं इस वाली में आपकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो AB ले ली हमने, AB²। क्यों AB? क्योंकि यहाँ AB दिया था। ठीक है, अगर ये सिमिलर है PQR के, किसके सिमिलर है? पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, AB सिमिलर टू QR साइड के होगा, ये इस सिमिलैरिटी पे ध्यान रखिएगा। AB QR के सिमिलर, तो अगर मैंने AB ली ना तो नीचे हमें क्या लेना पड़ेगा? QR लेना पड़ेगा। ओके, अगर हम BC लेते तो हमें क्या लेना पड़ता? देखो BC है, हमें क्या लेना पड़ता? PR लेना पड़ता, है ना।
क्वेश्चन आपसे PR ही तो पूछ रहा है, BC भी आपको गिवन है, तो हम AB² अपॉन QR स्क्वायर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा लेते हैं तो हमें QR मिलेगा, फिर हमें PR फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन की नीड नहीं है QR को फाइंड आउट करना। क्यों? क्योंकि BC गिवन है, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से इजी हो जाएगा अगर हम BC ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम ABC ट्रायंगल में BC² का साइड ले लें और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड आपकी PR हो जाएगी, PR को ले लें, तो इसके स्क्वायर के रेशियो 9/4 के बराबर। तो हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है AB ले लें। अब यहाँ से आप QR निकाल भी लेते, फिर आपको PR फाइंड आउट करना पड़ता। जब हमें BC ऑलरेडी गिवन है तो हम क्यों PR फाइंड आउट करें। ठीक है, अब चलिए यहाँ से वैल्यूज़ रख लीजिए। BC हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है, 15 स्क्वायर, नीचे आपका PR का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 9/4। ठीक है, अब इधर से स्क्वायर हटा के उधर कर दे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/PR इक्वल्स टू 3/2। डिवाइड कर ले 5, क्या आया PR आपके पास, PR आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन चेक करें, पहला ही ऑप्शन आपका राइट मिल गया आपको, दैट इज 10 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर देख लेते हैं, फाइनल आंसर इज ओके विद एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे गिवन है कि PR इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ सही से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कितने राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, भाई ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी वर्टेक्स से, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला राइट एंगल का वर्टेक्स ये है, तो इससे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं उसके हाइपोटेन्यूज पे, तो जो ट्रायंगल हो है वो 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है जो कि सिमिलर होते हैं। ये हमारी एक तरीके से थ्योरम है। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी थ्योरम है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो उसके हाइपोटेन्यूज पे, तो फिर वो जो ट्रायंगल होता है वो 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है, और ये तीनों ही आपस में सिमिलर होते हैं। सिमिलर कह सकते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल हो जाएगा, फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, लेकिन तीनों आपस में सिमिलर होते हैं। अब कौन सा किसके सिमिलर होता है ये बहुत ज़रूरी है पता होना। ठीक है, ये मैं क्यों कह रही हूँ, जब आप सिमिलर कहोगे तो आपको ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि राइट एंगल किसका कौन सा है। ठीक है, यानी कि अब भाई इस ट्रायंगल में मान लीजिए फर्स्ट की बात कर लेते हैं, मान लो आपने बड़े ट्रायंगल में AB को बेस माना, इस ट्रायंगल में आप किसको बेस मानोगे, क्या यहाँ दिख रहा है क्या कि ये बड़ी साइड है, ये छोटी साइड है, छोटे वाले को बेस मान ले, बड़े वाले को परपेंडिकुलर, नहीं दिख रहा है ना। तो जब आपको ये पता होगा ना कौन सा किसके सिमिलर है, तो आप बहुत इजीली ये पता लगा सकते हो किसके में हमें क्या बेस लेना है, क्या परपेंडिकुलर लेना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बिल्कुल रट लीजिए कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है, ताकि आपको बाद में ये कन्फ्यूजन ना हो कौन सा एंगल किसके बराबर लेना पड़ेगा, कौन सा बेस किसके बेस लेना पड़ेगा। क्योंकि जब करस्पॉन्डिंग साइड की बात आएगी तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये बेस होगा या ये परपेंडिकुलर होगा, और वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। चलिए आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या, ADB। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये ADB ट्रायंगल ABC के सिमिलर होगा। सो इसका मतलब कि अगर AD आप बेस ले रहे हो ना, तो बड़े ट्रायंगल में बेस कौन सी साइड होगी, AB होगी। अगर AD आप परपेंडिकुलर ले रहे हो यहाँ पे, तो बड़े ट्रायंगल में AB क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये मतलब था मेरा आपको ये कहने का कि बेटा बहुत ध्यान से समझ लो कौन किसके सिमिलर होगा। सिमिलर ही से आपको, उनकी नेमिंग से ही आपको पता चलता है कौन सी साइड किसकी करस्पॉन्डिंग साइड बनेगी, है ना। तो अगर AD परपेंडिकुलर माना तुमने ADB में, तो आपको ABC में AB को परपेंडिकुलर मानना है। ठीक, इसको बेस मान लिया तो AB को बेस मानना है। दैट इज़ वाई ADB सिमिलर टू ABC से याद कर लीजिए। नेक्स्ट BDC सिमिलर टू ABC। ठीक है, BDC में अगर BD ने आपने बेस माना तो AB आपको बेस मानना है, BD परपेंडिकुलर माना तो आपको AB परपेंडिकुलर मानना है। ओके, थर्ड नॉट लास्ट बट ADB BDC के सिमिलर, यानी कि अगर
फर्स्ट, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, अभी तक हम सेकेंड थर्ड की बात कर रहे थे, फिर हमने फर्स्ट थर्ड की बात की, अब हम फर्स्ट और सेकेंड की बात करें क्योंकि तीनों आपस में सिमिलर है ना। सो फर्स्ट और सेकेंड में आपका ए डी बी सिमिलर है बी डी सी के, ठीक है। यानी कि अगर ए डी बेस है तो बी डी बेस है, यानी कि अगर ये बेस हुआ तो यहाँ ये बेस हुआ। और जनरल हम लोग क्या कन्फ्यूजन कर देते हैं, हम क्या करते हैं, यही बेस इसका बेस, ये इसका बेस, फिर तो गलत आंसर आना है ना। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि कौन किसके बेस होगा। इसके लिए सिमिलर याद कर लीजिए, कौन ट्रायंगल किसके सिमिलर है, ठीक है। सो ए डी बी बी सी के सिमिलर, बी डी सी बी सी के सिमिलर, और ए डी बी सी के सिमिलर। ओके, चलिए, ये इम्पॉर्टेंट था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये 3 चीज़ तो बिल्कुल रट के जाइए क्योंकि इसके बेस्ड क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ ये पूछा जाएगा कौन किसके से, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आपको रेशियो निकालना होगा, आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात आ जाएगी, आपको करस्पॉन्डिंग साइड पता लगाने होंगे, तब ये बहुत काम आने वाला है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल BAC 90 डिग्री है। चलिए सबसे पहले एंगल BAC यानी कि A पे 90 है, सो दिस इज 90 B और C, और AD एक परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक। तो वही चीज़ आ गई ना कि एक ट्रायंगल्स के वर्टेक्स राइट एंगल से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि ये आपस में सब सिमिलर हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा बताओ BDCD BC स्क्वायर के, ABAC BC स्क्वायर के, थर्ड कह रहे हैं BDCD AD स्क्वायर के, ABAC AD स्क्वायर के, ठीक है। अब BC स्क्वायर एक तो इसकी बात हो रही है और एक AD स्क्वायर यानी कि एक इसकी बात हो रही है ना। अब हमें वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कौन सा एंगल किसके सिमिलर है, कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग लेनी है। अब हमें ये पता लगाना है, पता क्या लगाना है, जो आपको मैंने अभी समझाया उसी से आप ये बताओ कि इन दोनों में सिमिलैरिटी कैसे लगाएंगे। सिमिलर तो है ट्रायंगल्स, ये हम देख चुके हैं, हमें पता ही है थ्योरम के हिसाब से, लेकिन कैसे सिमिलर है देखिए। सबसे पहले आप वो एंगल लिखना स्टूडेंट जो 90 डिग्री कंटेन कर रहा हो, तो दोनों ही ट्रायंगल में 90 डिग्री कंटेन करने वाला एंगल कौन है, डी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी की इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक। फिर अगर आपने बच्चे भाई डी लिख लिया, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल में देखें तो हमारे पास बचा बी और ए, ठीक है। सो बी और ए लिख लिया। अब अगर इस हिसाब से डी भी आपका बेस हो जाता है तो फिर आप इस ट्रायंगल में जब आओगे सेकेंड में तो आप डी सी ए नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा लिखा तो इसका मतलब ये इधर का बेस ये उधर, और मैं अभी आपको लास्ट फिगर में बता चुकी हूँ कि ये गलत हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपने पहले में डी बी ए लिख लिया तो उस हिसाब से अगर आप इसको बेस मान रहे हो तो इस ट्रायंगल में आपको इसको बेस मानना होता है, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, डी सी ए ना लिखिए, आप क्या लिखोगे, डी ए सी। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको एंगल से समझाने लगूंगी ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा और उतना आपको समझने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा। सिमिलैरिटी पता चल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बहुत ईजी है बनाना, ठीक है। सो मैं आपको सिर्फ वो ट्रिक बता रही हूँ कैसे आपको सिमिलर प्रूव करना है। सबसे पहले आप वो एंगल उठाना दोनों में जो आपका क्या हो 90 डिग्री कंटेन कर रहा हो, है ना। उसके बाद जब आपने एक का लिख लिया डी बी है तो आप समझ लो अगर इस वाले में ये साइड है तो इस वाले में बेस इसको लेना है तो वो हो जाएगा डी ए सी, है ना, ईजी है। चलिए अब हम क्या करें, अब हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले लेते हैं। तो डी बी का रेशियो किसके साथ हो जाएगा, डी ए के साथ, ठीक है। ए बी का रेशियो किसके साथ हो जाएगा, ए सी के साथ, ठीक है। चाहे ए सी लिख लो चाहे सी ए लिख लो व्हाटएवर, ठीक। इसी तरीके से आपका ए डी का रेशियो किसके साथ हो जाएगा, ए डी का रेशियो हो जाएगा सी डी के साथ, ठीक है। सी और डी यानी कि लास्ट तो लास्ट, ठीक। अब जो यहाँ पे इक्वेशंस हैं उस हिसाब से बी सी और ए डी स्क्वायर की ज़रूरत है, ठीक है। यानी या तो बी सी स्क्वायर है या ए डी स्क्वायर है। तो ए डी स्क्वायर कब आ रहा है, इस वाले को लेंगे तो नहीं आ रहा है ना ए डी स्क्वायर। सो इसको हम ना लेके हम इन दोनों को ले लेते हैं। तो इससे हमें क्या मिला, डी बी डॉट सी डी इज इक्वल्स टू ए डी डॉट ए डी, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी या डी बी डॉट डी सी, ठीक है। सो विच ऑप्शन यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप सिमिलैरिटी अच्छे से लगा पा रहे हो कि नहीं। अगर आपने सिमिलर ट्रायंगल बता दिए कि ये ट्रायंगल इसके, तो फिर आप रेशियो निकाल के इस तरह सॉल्व कर सकते हो। अब ये देखो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया यहाँ पे कि इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे,
बट जब आप एग्ज़ाम में होगे तो आपको पता होगा क्या कि आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि AD की बात कर रहा है, अब AD इन दो ट्रायंगल्स के बीच में आ रहा है ना। अब यहाँ पे अगर ये BC की बात करें तो देखो BC बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है ना। तो इसका मतलब आपको तीनों से निकालना पड़ेगा। तीनों से कहने का मतलब है कि पहले आपको जो पहले अभी मैंने आपको तीनों सिमिलर बताए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, पहले फर्स्ट और थर्ड सिमिलर होंगे, वहाँ आपको चेक करना के देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऑप्शन सही आ रहा है कि नहीं। देन आप सेकंड और थर्ड देखोगे कि सेकंड थर्ड सिमिलर है, वहाँ उनके रेशियो लिखोगे, फिर उसमें चेक करोगे कि कहीं सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर आप आओगे फर्स्ट और सेकंड पे, फिर उसमें सिमिलर, भाई फर्स्ट और सेकंड सिमिलर देखा, फिर उसके रेशियो निकाले, फिर उसमें चेक किया तो देखा हाँ थर्ड ऑप्शन सिमिलर। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना। मैंने आपको यहाँ पे ये इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और थर्ड में नहीं आना, सो मैंने डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड करके दिखाया। बट मैं जो बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि ये आपके एग्ज़ाम टाइम में आपको याद भी रहे, है ना। हो सकता है वहाँ पे आपको ना याद रहे, तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट थर्ड से चेक कर लो या सेकंड थर्ड से चेक कर लो, फिर आप फर्स्ट सेकंड तीन ही तरीके से चेक करोगे, तीनों में किसी ना किसी में तो आंसर आना है। अब ये लक की बात है कि हो सकता है कोई डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड चेक कर ले, या हो सकता है कोई फर्स्ट थर्ड पहले चेक करे, सेकंड थर्ड फिर चेक करे, फिर उसका लास्ट में आंसर आए फर्स्ट सेकंड पे, है ना। सो ये लक पे डिपेंड करता है। बट आपको मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करवाई दी है, तो आप इसे ध्यान में रखना। ओके, चलिए ये आपका फाइनल आंसर C है और इसका ये एक्सप्लेनेशन है। मैं अपना एक्सप्लेनेशन इरेज कर दूँ ताकि आपको दिखे। ओके, सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। ये बहुत पुरानी थ्योरम है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना हमें, इसका उल्टा भी ट्रू होता है। तो हमें क्या पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, 8 8 8, ठीक है। अब आपको इसके एल्टीट्यूड की लेंथ बताएं। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो परपेंडिकुलर हो। अब आपको एक बात ये भी पता है कि मीडियन ही एल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल में, है ना, सिर्फ इक्विलेटरल में। अदरवाइज आइसोसेलेस और स्केलन में ऐसा नहीं होता। बट हम क्या जानते हैं कि मीडियन इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब एल्टीट्यूड पता है 90 डिग्री वाला, जस्ट अ सेकेंड, और मीडियन क्या होता है बेटा, मीडियन जो हाफ हाफ में डिवाइड करे, तो इसका मतलब ये हाफ हाफ में भी डिवाइड करेगा। सो ये हो गया 4, ये हो गया 4। अब आपको एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, मान लेते हैं h। ये क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, राइट। यहाँ से आपको क्या मिला, 64 इक्वल्स टू 16 इक्वल्स टू h स्क्वायर। माइनस कर दीजिए, 64 माइनस 16 इक्वल्स टू h स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला 48 इक्वल्स टू h स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर रूट कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3, यानी कि h इज इक्वल्स टू 4√3। ऑप्शन देखिए, 4√2, 4√3, विच मीन्स ऑप्शन बी राइट है। सो C और D देखने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल आंसर इज D. So next question is, in a rhombus if diagonals length are given to you then length of side of the rhombus, ठीक है। अब आपको पता होगा rhombus के बारे में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको rhombus की कुछ प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। पहला कि सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती है। दूसरा, जो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक, मैंने क्या बोला, बाइसेक्ट, इसका मतलब डायगोनल्स अपने आप को आधे आधे में डिवाइड करते हैं, साथ ही साथ परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये डायगोनल की प्रॉपर्टी, rhombus के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है। सो अगर एक पूरा डायगोनल 16 का है तो आधा कितने का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। दूसरा पूरा डायगोनल 12 का है तो आधा कितने का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। अब आपको यहाँ से इस ट्रायंगल में अपनी पाइथागोरस का इस्तेमाल करें। दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज इंक्लूडेड इन पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज यहाँ पे अब आपको पता है कि 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और पाइथागोरस से आप यहाँ पे साइड निकाल सकते हो। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कर लेते हैं 6 को, तो 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कर लेते हैं 8 को, 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 64, ये हो गया आपका 100। तो यहाँ से आपके हाइपोटेन्यूज की आ गई √100 विच मीन्स 10 सेंटीमीटर, राइट। सो आपकी साइड क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द साइड ऑफ rhombus। ओके, देख लेते हैं 8
9, 10, 12. So which option? Option number C. फाइनल आंसर देख ले, फाइनल आंसर इज सी ऑप्शन. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये था आपका ट्रायंगल चैप्टर का रिवीजन. सो हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स के रिवीजन को आज कंप्लीट कर लिया है. ओके. सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं एक चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे मैंने पॉइंट्स में भी कवर किए नोट्स के थ्रू. और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखा दिए, जैसे कि आपके टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव आने हैं. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने वो भी करवा दिया. सो आई होप अब फर्स्ट 4 चैप्टर में ऐसा कोई भी टॉपिक या ऐसा कोई भी क्वेश्चन या ऐसा कोई भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है जो आपके इम्पॉर्टेंट ना हो. ठीक है, सब कुछ मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है. डिटेल्ड डिस्कशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. यहाँ तो हम रिविजन करने आए थे, तो सारा रिविजन आपका फर्स्ट 4 चैप्टर का कंप्लीट हो गया है. बट इफ़ आई हैड स्किप्ड एनीथिंग, मैंने अगर कुछ भी मुझसे मिस हुआ हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो. अगर कोई भी डाउट है वो भी आप मेंशन करो नेक्स्ट वीडियो से पहले, बिकॉज अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा. उससे पहले उसमें या उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँगी. ओके. अगर मैं कमेंट बॉक्स में पॉसिबल हुआ तो मैं आपको कमेंट में ही मेंशन करके बता दूँगी आपके डाउट्स. ठीक है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर ओवर देयर. ओके. चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में. तब तक आप रिवाइज करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए. एंड आई विश कि सबका एग्ज़ाम, सबका रिवीजन कंप्लीट हो जाए अच्छे से, सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.